नमस्कार, मैं मोनिका द कॉम्पिटिशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। हम साइंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज हमारा विषय है जीव विज्ञान और हम टॉपिक पढ़ेंगे आज कौन सा, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। तो हम देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती है, तो विभिन्न क्रियाओं के लिए अलग अलग क्या है, सिस्टम्स है, अलग अलग क्या है, तंत्र हैं। तो हम जिसमें पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, मानव पाचन तंत्र। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पाचन होता क्या है। तो पाचन जो है, जो पोषक तत्व जो कि जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यह प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, पाचन। तो पाचन की हम निम्न प्रक्रिया देखते हैं। तो पहला क्या है, अंतःग्रहण। तो भोजन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अंतःग्रहण जो होगा वो कहाँ से होगा, मुख से स्टार्ट होगा, फिर वो ग्रास नली से होता हुआ आगे जाएगा। फिर देखते हैं पाचन। तो पाचन जो है, अभी हमने बात की, क्या करता है, जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। तो पाचन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, लार ग्रंथियों के द्वारा। तो मुख के बाद कहाँ पे आता है, वो ग्रास नली में। फिर ग्रास नली से होते हुए वो कहाँ जाएगा, स्टमक, अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद वहाँ जाएगा कहाँ पे, छोटी आंत में, स्मॉल इंस्टेटाइन में। उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंस्टेटाइन, मतलब किसमें, बृहदान्त्र में। लेकिन पाचन जो है वो बृहदान्त में नहीं होगा, मतलब मैं ये प्रोसेस बता रही थी कौन सा, कि भोजन कैसा जाएगा आगे। तो हम अगर पाचन की बात करें तो पाचन कहाँ पे होता है, एक तो होता है माउथ में, मुख में, और दूसरा होता है कहाँ पे, अमाशय में, स्टमक में, और तीसरा होगा कहाँ पे, छोटी आंत में, स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद हम अवशोषण की बात करें तो जो जटिल अणु है वो सरल अणुओं में तो टूट गए, अब उसको शरीर के कोशिकाओं द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वो क्या है, अवशोषण, उसको क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तो जो भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित करना वो कहाँ पर होता है, एक तो होता है छोटी आंत में और दूसरा होता है कहाँ पे, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जो है यहाँ पे पोषक तत्वों का होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो सरल अणु में टूट गए हैं। और बृहदान्त में किसका होता है, जल और खनिज लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब जो भोजन है जिनका अवशोषण हो गया, अब वो कोशिकाओं के द्वारा रक्त में क्या किए जाएंगे, मिलाए जाएंगे। तो इसे रक्त में मिलाने के बाद कोशिकाओं द्वारा क्या किए जाएंगे, उसको यूज किए जाएंगे। तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। अब उसके बाद जो भी अपचित पदार्थ हैं, जो अनडाइजेस्टिव है, उसको फिर बाहर निकालना, जो कि किसके थ्रू होगा, एनस के थ्रू होगा, गुदा के थ्रू, जिसे क्या कहा जाता है, बहिर्क्षेपण कहा जाता है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं। तो एक है पैरोटिड, जो कि कहाँ पे है, कान की जड़ वाली ग्रंथियां हैं। दूसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे अगल बगल मिलती है। और तीसरा है सबमैंडिब्युलर ग्लैंड, जो कि जबड़े के नीचे होता है। तो भोजन को चबाते समय वो लार में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और वह बोलस फॉर्म करती है। फिर वह बोलस जो है ग्रास नली के थ्रू फिर कहाँ पे आता है, अमाशय में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दंतास्थि के ऊपर किसकी परत होती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है इनेमल, ऑप्शन डी है इन्वर्टेज। तो दंतास्थि के दांत के ऊपर कौन सा परत होता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, वो क्या है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, इनेमल। तो हमारे मुख में जो है 4 प्रकार के दांत पाई जाती है। कौन कौन सा है, इंसाइजर, आई, सी, पी, एम। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या हो जाएगा, मोलर, ICPM। जिसमें दंत सूत्र जो होता है वो क्या है, 2 1 2 3। मतलब हम दांत की बात करें तो वो 4 पार्ट में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 2 1 2 3। ये अपर जबड़े की बात हो रही है। वैसे ही नीचे में भी आएगा क्या क्या,
2123 और क्या है 2123। तो 2123 इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है 8 है, और यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। तो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, तभी तो बोला जाता है कि कितने दांत होते हैं टोटल 32 दांत। तो ये होता है क्या इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये होता है 2 1 2 3। तो इंसाइजर जो है एक तरफ ही 4 पार्ट हैं, तो एक तरफ ही 2 हैं। उसके बाद जो है कैनाइन जो है 1 होगा, और प्रीमोलर जो है वो 2 है, और मोलर जो है वो कितना है 3 है। तो ये जो इंसाइजर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, ये पकड़ने और काटने वाले दांत हैं। ऐसे दांत के नीचे और ऊपर वाले जबड़े के सामने की तरफ कितने दांत हैं 4 दांत हैं। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 2 और 2 कितना हो गया 4, वैसे ही नीचे में कितना होगा 2 और 2 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन जो है वो क्या है, अगर कुछ फाड़ने के लिए यूज होता है तो वो हम किस कौन से दांत का यूज करते हैं कैनाइन का। तो ये नुकीले और क्या होते हैं लंबे होते हैं, जो कि एक ही होता है। और अगर चारों पार्ट में बात करें तो कितना हो जाएगा 1 1, तो टोटल कितने दांत हो गए 4। वैसे ही प्री मोलर जो है वो कैनाइन के दोनों तरफ 2 2 क्या होंगे प्रीमोलर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 है, और मोलर जो है वो कितने होंगे 3 3 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसका डिटेल देख लेते हैं, और भी है। प्रत्येक दांत के भीतर एक क्या होती है मज्जा गुहा होती है, उसके ऊपर दंतास्ती या क्या होती है डेटाइन। तो मज्जा गुहा मतलब ये पल्प की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है पल्प है, और इसके ऊपर क्या होता है डेंटाइन है, जो कि कौन सा कलर का होता है येलोइस कलर का होता है। उसके ऊपर जो होता है जो ठोस कवर है वो क्या है एनेमल है, जिसकी बात हम क्वेश्चन में किए थे। तो ये क्या है डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है। दांत भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं, और इनामेल इनेमल जो है वो शरीर का सबसे क्या है कठोर भाग है, जो कि दंतास्ती को क्या करती है डेंटाइन को कवर करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ऑप्शन ए है HNO3 नाइट्रिक एसिड, या ऑप्शन बी है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऑप्शन डी है HBr। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी HCl जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है। तो ये HCl जो है पेप्सिनोजन को क्या करता है सक्रिय करता है किसमें पेप्सिन में। तो ये क्या है निष्क्रिय रहता है, जिसको क्या करता है ये सक्रिय करता है। तो फिर ये क्या करता है पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। तो ये क्या करता है प्रोटीन का क्या करता है पाचन करता है, कौन पेप्सिनोजन जो है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, और भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी क्या कर देता है नष्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस में होता है अमाशय में होता है। किसमें होता है अमाशय में, स्टमक में। अमाशय में होता है स्टमक में होता है, जिसमें ये जठर ग्रंथि जो होता है उसमें ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमाशय का पश्च भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कार्डियक, ऑप्शन बी है फंडिक, ऑप्शन सी है पाइलोरिक, ऑप्शन डी है इलियम। तो अमाशय का जो पश्च भाग है वो क्या कहलाता है पाइलोरिक। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाइलोरिक। तो अमाशय का 3 भाग होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है अग्रभाग कार्डियक, और पश्च भाग होता है क्या पाइलोरिक, और उसका जो मीड भाग होता है वो क्या होता है फंडिक होता है। तो यहाँ एक चौड़ी थैलीनुमा रचना है, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इसका अग्रभाग है वो क्या है कार्डिक, और जो मिड वाला भाग है वो क्या है फंडक या फंडिक, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है पाइलोरिक।
तो यह एक चौड़ी थैलीनुमा रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई होती है। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक और पश्च भाग कौन सा है? पाइलोरिक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। उन दोनों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। दोनों के बीच का भाग क्या होता है? फुंडिक होता है। ये है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर भी पाया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन ए है ग्रास नली, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है ग्रसनी। तो आहार नाल का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है? छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेटाइन। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे क्या है? लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में क्या होती है? पाचन क्रिया जो है यहीं पे पूर्ण होती है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि अवशोषण भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो बड़ी आंत है उसमें भी अवशोषण होता है, लेकिन उसमें पाचन नहीं होता है। किसमें? बड़ी आंत में। और मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 मीटर होती है, जो कि सबसे लंबी है। और चौड़ाई इसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है अमाशय, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो हम ग्रहणी की बात करें तो ग्रहणी, जिसे डेड्यूनम भी बोला जाता है, तो यह किसका पार्ट है? छोटी आंत का, स्मॉल इंस्टेटाइन का। तो स्मॉल इंस्टेटाइन का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट है। तो छोटी आंत का पहला भाग अमाशय के पाइलोरिक के ठीक बाद शुरू होता है। तो पाइलोरिक किसका भाग था? अमाशय का था। तो वहीं से छोटी आंत स्टार्ट होता है। यह प्रायः यूं आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वार या एक नलिका खुलती है, और यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से क्या होती है? बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी कहलाती है और दूसरी नलिका जो है मूल पित्त वाहिनी होती है। तो इसमें छोटी आंत की जो है 3 भाग होता है। तो वो कौन कौन सा है? डेड्यूनम, जेज्यूनम, और एक कौन सा होता है? इलियम। जिसे ग्रहणी बोला जाता है। दूसरा होता है जेज्यूनम, और तीसरा होता है कौन सा? तो इलियम में ही पाचन क्या होता है? पूर्ण होता है। किसके? छोटी आंत के। उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में अवशोषण के लिए जाता है। पाचन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे? इलियम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पित्त रस का स्रावण किससे होता है? ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अमाशय। तो पित्त रस का स्रावण किससे होता है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या? यकृत। हमें लगेगा कि पित्ताशय से होगा पित्त रस का स्रावण, लेकिन पित्ताशय से नहीं होता। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। यकृत से उसका स्रावण होता है, फिर उसके बाद उसको पित्ताशय में जो है इकट्ठा किया जाता है। तो यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम है, जो कि उदर के ऊपरी दाहिने भाग में उपस्थित है। यकृत कोशिकाओं से ही क्या होता है? पित्त रस का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय नामक एक छोटी थैली की रचना होती है, जिसमें पित्ताशय क्या होता है? इकट्ठा होता है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं, और यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। और ये पित्त जो होता है वो क्या होता है? गाढ़ा हरा रंग का क्या है? क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। यह क्या करता है? पित्तरस जो है पित्तरस जो है वसा का क्या करता है? पाइसीकरण। वसा का क्या करता है? पाइसीकरण करता है, मतलब वसा का पाचन करता है। इसमें कोई और अन्य पाचक एंजाइम है वो नहीं पाए जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8, किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? ऑप्शन ए है पित्तरस, ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है अग्नाशय रस, ऑप्शन डी है आंत्रस।
तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, किसे? अग्नाशय रस को। अब अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ही जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी का पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नाशय से किस एंजाइम का स्रावण नहीं होता है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है क्या? मॉल्टेज। तो अग्नाशय से किस एंजाइम का स्रावण नहीं होता है? ट्रिप्सिन का होता है, एमाइलेज का होता है और लाइपेज का होता है। इसका नहीं होता है, मॉल्टेज का स्रावण यहाँ पे नहीं होता। इसका कहाँ से स्रावण होता है? आंत्रस से। तो अग्नाशय, अमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो कि क्या कहलाती है? अग्नाशय। पेनक्रियाज जो है, अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनती है, जो नलिका एक छिद्र द्वारा किसमें खुलती है? ग्रहणी में। और ग्रहणी किसका पार्ट है? छोटी आंत का। तो अग्नाशयी वाहिनी और क्या है? मूल पित्त वाहिनी से मिलकर यह किसमें आती है? ग्रहणी में आती है। ग्रहणी मतलब किसमें? छोटी आंत में। अग्नाशयी रस से कौन कौन सा एंजाइम जो है वो उसका स्रावण होता है? ट्रिप्सिन का है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, ये सभी एंजाइम इसमें मिलते हैं। और यहाँ कहाँ पे? अग्नाशय में जो है, अग्नाशयी रस से कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या है? प्रोटीन, सभी के पाचन के लिए क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आंत्रस में किस एंजाइम का स्रावण नहीं होता? ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है लैक्टेज, ऑप्शन सी है मॉल्टेज, ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो अभी हमने देखा क्या एमाइलेज जो है वो किससे स्रावित हो रहा था? अभी हमने देखा किससे? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है एमाइलेज जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि वह जो है अग्नाशयी रस से क्या होती है? स्रावित होती है, ये एमाइलेज जो है। तो आंत में इसका स्रावण नहीं होता है, किसका? एमाइलेज का। बाकी लैक्टेज, मॉल्टेज, इरेप्सिन, ये सब का क्या होता है? स्रावण होता है। तो आंत जो है, आंत ग्रंथियां, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां पाई जाती, इनका स्रावण जो होता है उसे उसे क्या कहा जाता है? आंत्रस। क्योंकि यह आंत ग्रंथियां में क्या होती है? स्रावित होती है, इसलिए क्या कहलाती है? आंत्रस। तो ये इसे सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। आंत्रस के एंजाइम भोजन के विभिन्न अवयव पर उनकी क्रियाएं इस प्रकार है। तो आंत्रस में देखें एंजाइम कौन कौन से हैं? तो उसमें हो गया कौन सा है? पेप्टाइड्स जो है वो पेप्टोन को एमिनो अम्ल में चेंज करता है, मतलब ये क्या है? प्रोटीन है। और लाइपेज जो है वो क्या करता है? वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज करता है। इन्वर्टेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। मॉल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज और किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में ही चेंज करता है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और किस में चेंज करता है? ग्लैक्टोज में। और न्यूक्लिएज जो है वो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड को किस में? न्यूक्लियोटाइड्स में क्या करता है? चेंज करता है। तो आंत्रस में जो है निम्न एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या है? मॉल्टेज हो गए, लैक्टेज हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, इन्वर्टेज हो गए, ये सभी जो है वो किस पाई जाती है? आंत रस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। ऑप्शन ए है कोलन, ऑप्शन बी है मलाशय, ऑप्शन सी है सीकम, ऑप्शन डी है अपेंडिक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। तो सीकम जो होता है वो क्या होता है? बड़ी आंत का ही पार्ट है। और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो एक हो गया कोलन भी होता है और दूसरा है मलाशय, जिसे क्या कहा जाता है? रेक्टम। तो ये सभी किसके पार्ट हैं? बड़ी आंत के। तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। तो बड़ी आंत को दो दो भागों में बटा होता है।
एक क्या होता है, कोलन होता है, और एक क्या होता है, मलाशय, जिसे क्या कहा जाता है, रेक्टम भी कहते हैं। कोलन और रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे क्या कहते हैं, सीकम, जो कि बड़ी आंत का ही भाग होगा। तो एक भाग हो गया कोलन, दूसरा हो गया क्या, मलाशय, रेक्टम, या फिर उसी को रेक्टम कहा जाता है। तीसरा हो गया क्या, सीकम। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा क्या होता है, बंद होता है, का सिरा बंद होता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे जो बड़ी आंत है वहाँ पे लास्ट में क्या होता है, एक अपेंडिक्स होता है, परिशिष्ट होता है, जो कि एक क्या है, वेस्टिजियल पार्ट है, अवशेषी अंग है, जिसका कोई भी काम कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कोलन है उसके क्या है, 3 पार्ट हैं। तो कोलन का 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया, एक है असेंडिंग कोलन, दूसरा है कौन सा, डिसेंडिंग कोलन, और तीसरा है ट्रांसवर्स। तो ऊपरगामी मतलब क्या हो गया, असेंडिंग कोलन हो गया, और अनुप्रस्थ में क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, अधोगामी मतलब क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया। फिर जो कि अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। फिर यहीं आगे देखें तो ये रेक्टम होता है। रेक्टम के बाद होता है यहाँ पे एनस, के थ्रू ये क्या होता है, शरीर के बाहर जो है वो क्या होता है, खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। भोजन का अंतिम रूप से पाचन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है ग्रहणी, ऑप्शन बी है जेजुनम, ऑप्शन सी है इलियम, ऑप्शन डी है सीकम। तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन कौन से पार्ट में होता है? तो हमने अभी देखा था कि छोटी आंत में जो है वो पूर्ण पाचन हो जाता है। तो सबसे लास्ट में पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। तो हम किसका पार्ट देखेंगे? छोटी आंत का। तो छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और क्या है, इलियम। तो सबसे लास्ट पार्ट कौन सा हुआ? इलियम। तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। तो इलियम जो है, छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है? इलियम होता है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है? डेड्यूनम, और उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है? जेजुनम, और तीसरा पार्ट क्या है? इलियम। तो इलियम जो है सबसे बड़ा भाग है किसका? छोटी आंत का। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? ये छोटी आंत की, स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं इसके, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो किसका होता है? इलियम का होता है, और इलियम में ही क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। मतलब सबसे लास्ट पाचन जो है वो कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। इस भाग में भोजन जो है अंतिम रूप से इसका पाचन जो है यहीं पे समाप्त होता है। कहाँ पे? इलियम में। भोजन का बचा हुआ बचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था क्या चीज, कि भोजन का अवशोषण जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? छोटी आंत से। उसके बाद बाकी जो है जल, जो खनिज है, उसका कहाँ पे होगा? बड़ी आंत में अवशोषण होगा। तो अवशोषण जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और पाचन यहीं पे खत्म होता है। कहाँ पे? इलियम पे। और इलियम किसका भाग है? छोटी आंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अमाशय में उपस्थित किस एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है? ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन सी है मॉल्टेज, और ऑप्शन डी है सुक्रेज। तो अमाशय में किसके द्वारा जो है वसा का पाचन होगा? के द्वारा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। हमने अभी अमाशय में और भी एंजाइम्स की बात की थी, जैसे पेप्सिनोजन जो है, जो प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है, और एक हो गया कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज। और एक जो है वो क्या होता है? प्रोरेनिन जो होता है वो क्या करता है? उसको सक्रिय करता है रेनिन में, जो कि कैसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? कैसिन में, जो कि शिशुओं में होता है। शिशु जो है वो क्या करते हैं? दूध पीते हैं, तो उसके ही पाचन के लिए ये होता है। कैसिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कैसिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल देख लेते हैं पहले। अमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में क्या कर देता है? बदल देता है। तो ये जो है किसका पाचन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को ट्राइग्लिसराइड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय रस, ऑप्शन सी है पित्तरस, ऑप्शन डी है आंत्रस। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किसमें पाचक एंजाइम नहीं होता, वो ओनली वसा का क्या करता है? पाइसीकरण करता है, मतलब वसा का ही पाचन करता है बस। तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है?
पित्तरस। तो इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, बस ये जो है क्या करता है, बस वसा का पाइसीकरण करता है, वसा का पाचन करता है। कौन? पित्तरस में। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी है क्या है, मॉल्टेज। तो स्टार्च को मॉल्टेज में कौन बदलता है? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कौन? एमाइलेज। तो ये कहाँ पे होता है? ये जो होता है लार ग्रंथि में होता है। तो लार ग्रंथि में भी बहुत से एंजाइम पाई जाती है, जैसे कि टाइलिन, जिसको ही लार एमाइलेज बोला जाता है, जो कि स्टार्च को किसे बदलता है, मॉल्टोज में कन्वर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा एंजाइम वसाओं को ग्लिसरॉल में बदल देता है? ऑप्शन ए है मॉल्टेज, ऑप्शन बी है लैक्टेज, ऑप्शन सी है क्या, लाइपेज, ऑप्शन डी है क्या, सुक्रेज। तो कौन सा एंजाइम वसाओं को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज। तो लाइपेज जो है वो वसाओं को किस में करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे मानव आहार नाल के विभिन्न भाग हैं और उसमें स्त्रावित ग्रंथियां हैं और उसमें पाए जाने वाले क्या हैं, एंजाइम्स हैं। तो ये एरिया हो गया। तो हम मुख की बात करें, मुंह की, माउथ की, तो उसमें क्या है, लार ग्रंथि है, इसमें हमने देखा था पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलरी जो ग्रंथियां होती है, 3 ग्रंथियां, जिसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है, टाइलिन, को क्या कहा जाता है, लार एमाइलेज भी कहा जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वह स्टार्च को किस पे चेंज करता है, मॉल्टोज में चेंज करता है, कौन, एमाइलेज। बाद हम आते हैं अमाशय में। तो अमाशय में क्या होता है, जठर रस होता है। तो ये जठर रस जो है वो किससे, कोशिकाओं से बना होता है? एक हो गया क्या, HCl हो जाएगा, एक हो गया क्या, म्यूकस हो जाएगा जिसको श्लेष्मा कहा जाता है, और एक हो गया क्या, पेप्सिन। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन। फिर है छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में क्या क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा पित्तरस, जिसमें कि कोई एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद देखिए अग्नाशयी रस, तो अग्नाशयी रस में कौन कौन सा एंजाइम हो जाएगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। अब उसके बाद हम आंत्रस की बात करें तो आंत्रस में कौन कौन सा एंजाइम हो जाएंगे, वोल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया और क्या हो जाएंगे, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों तक पहुंचते हैं जहां वे विभिन्न क्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में जो पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने कुछ प्रक्रियाएं पढ़ी थी। उसमें सबसे पहले क्या होता है, ग्रहण होता है। उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या किया जाता है, उसको अवशोषित किया जाता है। अवशोषित के बाद उसको स्वांगीकरण किया जाता है। उसके बाद फिर क्या है, बहिर्क्षेपण। तो यहाँ पे क्या है, जो अवशोषित पदार्थ हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ऊतकों तक पहुँचते हैं, जो हमारे लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे, जो हमारे शरीर के द्वारा क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद फिर क्या हो जाएगा, बहिक्षेपण, मतलब जो अपचित पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पाचित खाद्य आंत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित होती है। तो अवशोषण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बताया था हमने, छोटी आंत से, जिसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। अब खाद्य के सामान्य अणु अवशोषित होकर रक्त में आ जाते हैं और कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं। का क्या किया जाता है, वहाँ पे उपयोग किया जाता है, रक्त में मिला देंगे, फिर वो उसका उपयोग करेंगे, जो हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। इसको ही क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। खाद्य के उपभोग का तात्पर्य निर्माण एवं प्रतिस्थापना के लिए इसका उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। खाद्य के ऑक्सीकरण से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अपचित खाद्य विष्ठा के रूप में मलाशय में एकत्रित होती है। जो अपचित पदार्थ है वो कहाँ चले जाएगी, बड़ी आंत में। तो वहां पे क्या होगा, मलाशय में वो एकत्रित होगी और मलाशय की भित्ति द्वारा इससे जल का अवशोषण कर लिया जाता है तथा मल के गुदादार द्वारा बहिक्षेपण द्वारा क्या किया जाता है, बहिर्क्षेपित कर दिया जाता है।
मतलब जो अपचित पदार्थ है उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे बहिर्क्षेपण की क्रिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किसमें बदलता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो सुक्रेज एंजाइम जो है सुक्रोज को किसमें बदलता है? दोनों में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज और किसमें? फ्रक्टोज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 19। किसमें पाचन की क्रिया नहीं होती? ऑप्शन ए है मुख, मुंह, माउथ, ऑप्शन बी है अमाशय स्टमक में, या फिर ऑप्शन सी है छोटी आंत स्मॉल इंस्टेटाइन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत लार्ज इंस्टेटाइन में। तो कहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती? तो हमने अभी देखा था कि पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है कहाँ से? मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुख में होता है, और कहाँ है? अमाशय में है, और कहाँ है? छोटी आंत में होता है। अमाशय की बात किस में आता है? छोटी आंत में आता है। लेकिन बड़ी आंत में जो है पाचन क्रिया नहीं होता, वहां पे क्या होता है? अवशोषण होता है। तो लास्ट पूर्ण पाचन प्रक्रिया कहाँ पे हो जाती है? छोटी आंत में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? कहाँ पाचन क्रिया नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी, किसमें? बड़ी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। पित्त रस किसका पाचन करता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो पित्त रस जो है किसका पाचन करता है? तो अभी हमने देखा था कि पित्त रस में जो है कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन ये जो है किसका पाचन करता है? वसा का। वसा का क्या करता है? पाइसीकरण करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।